कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट्स और उनकी फाइंडिंग्स। क्लियर। तो मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आईवीसी का रिलीजन, यहाँ का ट्रेड, कल्चर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कुछ। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं इनसे। तो कैटेगरी वाइज हम इन सभी को तैयार करेंगे, सबको पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अपना। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी, ये पहला नगर था, फर्स्ट सिटी थी जो एक्सकवेट हुई। ठीक है। और जिसके एक्सकवेशन के बाद जब और भी आसपास की सिटीज़ जब एक्सकवेट की गई, वहाँ रिसर्च किया गया और ये पता चला कि ये तो एक जैसा कल्चर ही हमें बाकी सिटीज़ में भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स सिमिलर और यूनिफॉर्म कल्चर की वजह से ये कहा गया कि जितने प्लान्ड वे में ये सिटीज़ डेवलप है, सिमिलर या यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन है, तो ये सभी एक सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, अलग अलग नहीं है। जो फर्स्ट सिटी थी हड़प्पा, उसी के नाम पे इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये नाम क्यों पड़ा, तो वो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी सिटीज ऑफ दैट सिविलाइजेशन दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ठीक है। तो मेजॉरिटी जो साइट्स हैं वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास ही लोकेटेड हैं। इसके साथ साथ एक नाम और आता है इसका, इंडस सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है। तो सरस्वती मतलब घग्गर हकरा वाला रीजन पड़ता है। ठीक है। घग्गर हकरा मतलब इंडिया में इंडिया वाला रीजन, जहाँ जो हरियाणा यूपी वाला जो रीजन पड़ता है, थोड़ा सा राजस्थान वाला जो रीजन पड़ता है, तो ये सारा रीजन, तो इसे कहा जाता है इंडस सरस्वती रीजन। तो इनकी लोकेशन के बेसिस पे ये नाम इसके पड़े, और हड़प्पा नाम इसलिए क्योंकि पहला सिटी था। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो शुरुआत हो गई थी 19th सेंचुरी की बिगनिंग से ही इसकी शुरुआत हो गई थी कि कुछ कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई होने लगी थी। ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा था कि यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुराने रिमेन्स मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेजर जो फाइंडिंग्स हुई हैं वो 1850 के बाद हुई हैं, क्योंकि 1850 के बाद इंडिया में रेलवे लाइन का जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, और उसके लिए एक्सकवेशन वर्क स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। एक्सकवेशंस हो रहे थे, और जब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, जब वहाँ पे एक्सकवेशन हो रहे थे, तो वहाँ एक नगर जिसे अभी के टाइम पे हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा वाले रीजन में जब एक्सकवेशन हो रहा था तो कुछ रिमेन्स मिले, कुछ ब्रिक्स मिली वहाँ पे, और बहुत सारी ब्रिक्स मिली, और ये ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स थी, पकी हुई मिट्टी की ईंटें थी ये। तो जो लोकलाइट्स थे, आसपास के लोग थे, वो भी उन ब्रिक्स को उठा ले गए, अपने लिए इस्तेमाल करने लगे। मतलब कह सकते हैं कि हड़प्पा की बहुत सारी ब्रिक्स तो लोग ही ले गए। लेकिन जब वास्ट लेवल पर उसमें जब एक्सकवेशन हुआ, तब ये पता चला कि ये तो पूरा का पूरा नगर है, ये तो कुछ ईंटें नहीं है, पूरा का पूरी बसावट है यहाँ पर। और फिर हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो, और उसके बाद एक ऐसे नए नए नगर जब वहाँ पे एक्सकवेट होते हुए चले गए और सिमिलर पैटर्न देखने को मिला, तब लास्ट में 1924 में जॉन मार्शल ने कहा कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। ठीक है। तो शुरुआत 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही हो गई थी। ठीक है। और फिर 1924 में जाके पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको अनाउंस कर दिया गया। तो एक बार ये चार नाम यहाँ पे हमने लिखे हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ल्स मैसन, he identified हड़प्पा as an ancient city. ठीक है। देन अलेक्जेंडर कनिंगम 1875 में इन्होंने एक हड़प्पन सील को इंटरप्रेट किया। ठीक है। देन दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा में पहली बार सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की, इन्होंने
और इनके ही एफर्ट्स थे जिनके बाद हड़प्पा एक सिविलाइजेशन के पार्ट के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने आया, ठीक है। एंड देन जॉन मार्शल 1925 में ही अनाउंस्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस न्यू सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। तो 4 नाम आप एक बार पढ़ो, अभी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चार्ल्स मेसन, एलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी एंड जॉन मार्शल। जो एलेक्जेंडर कनिंगम है ये ASI से भी जुड़े हुए डायरेक्टर थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं IVC के बारे में। तो IVC के साथ साथ उसी टाइम पे आसपास वाले रीजन में और भी कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थी, सच एज इजिप्टियन सिविलाइजेशन, देन मेसोपोटामिया, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये 4 सिविलाइजेशन पैरेलली चल रही थी। 4 में से इजिप्टियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन और IVC ये तीनों ही अर्बन सिविलाइजेशन है। सिर्फ चाइनीज सिविलाइजेशन थी जो कि रूरल सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अगर एरिया देखें तो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा जहाँ पे नाइल रिवर वैली है ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये एशिया में ही, वेस्टर्न एशिया में ही ये मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटस, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये 2 रिवर्स हैं, इनके बीच में ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। ये IVC इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन भी हो गई, और ये चाइना की सिविलाइजेशन हुआंग हो रिवर, हुआंग हो रिवर, ठीक है। ये 4। अब IVC का जो टाइम पीरियड है, जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है IVC का, उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको कैटेगराइज कर देते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी कैटेगरीज? जैसे एक अर्ली फेज ऑफ IVC, ठीक है, अर्ली फेज, अर्ली फेज हो गया। देन इसका मिच्योर फेज, मिच्योर हड़प्पन फेज, एंड देन लेटर हड़प्पा, लेटर हड़प्पा या लेटर हड़प्पन फेज। तो IVC का जो टोटल टाइम पीरियड है उसको लेके भी अलग अलग टाइमलाइन आती है, अलग अलग टाइम रेंज आती है। बिल्कुल भी उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, डाउटफुल नहीं होना, ठीक है। जैसे ये बोला जाता है कि जैसे एक टाइम लाइन है 3600 से लेके, और ये मानी जाती है लगभग 2800 BCE तक, ठीक है। और इसी के लिए एक टाइम लाइन आती है 3300 से लेके और 2600 तक। मेच्योर हड़प्पन फेज में क्या माना जाता है? लगभग 2600 से लेके और 1800 BCE तक का जो टाइम पीरियड है वो मेच्योर हड़प्पन फेज माना जाता है। और लेटर हड़प्पन फेज 1800 से लेके और 1500 BCE तक लेटर हड़प्पन फेज है। लेटर हड़प्पन फेज कौन सा? ये डिक्लाइनिंग हड़प्पन फेज है, जब हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, ये वो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम रेंज को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। अलग अलग जो है जगह पे आपको अलग अलग टाइम रेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 2600 से लेके जो 1800 है, कुछ जगह पे आपको 1900 भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ 2600 से आपके ऑप्शन में या तो 2600 टू 1900 आएगा या 1800 और 2600 ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड टाइम रेंज है मेच्योर हड़प्पन फेज की। अब मेच्योर हड़प्पन फेज कौन सा? अब देखो कोई भी सिविलाइजेशन है, ऐसे तो है नहीं कि रातों रात वो सिविलाइजेशन हो गई, तो क्या हुआ होगा, धीरे धीरे चेंजेस आए होंगे, और फिर ये जो चेंजेस हैं ये एक टाइम पे जाके बहुत जो है हाईलाइटेड हो चुके होंगे, ठीक है। तो और ये टाइम पीरियड होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए, कोई जैसे टाउन प्लानिंग हो गई, तो एक प्लान्ड वे में टाउन्स बनाना, है ना, और मेटलर्जी में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करना। तो हर तरीके से ये जो डेवलप्ड फेज है वो चला। उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला कल्चर धीरे धीरे डाउन आता चला जाएगा, डिक्लाइनिंग फेज में होना शुरू हो जाएगा। तो ये शुरुआत वाला टाइम था, ये मेच्योर फेज है। तो जो भी हम टाउन प्लानिंग, जो भी हम स्कल्पचर, रिलीजन, जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब हम मेच्योर हड़प्पन फेज का ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये IVC के कैटेगराइजेशन हो गए और ये इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हो गई। तो याद कर लो एक बार, इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहाँ पे? नाइल रिवर वैली पे। मेसोपोटामियन है
यूफ्रेटस और टिग्रिस, उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन है हुआंगहो वैली में, और आईवीसी है वो इंडस और सरस्वती रीजन में. देन अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईवीसी. So IVC is considered as the earliest civilization of Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है इसे, और ये काफ़ी बड़े जोग्राफिकल रीजन में फैली हुई थी ये. तो इट हैड अ वास्ट जोग्राफिकल स्प्रेड अक्रॉस मॉडर्न डे पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान रीजन. ठीक है, और अगर एरिया वाइज इसे देखें तो 1.3 से लेके 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का रीजन इसने कवर किया. अब आप खुद सोचो, इतना वास्ट एरिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा, अलग अलग जगह पे काफ़ी डिस्टेंस पे सिटीज़ डेवलप हुई, और उन सभी सिटीज़ में बहुत सारे फीचर, यूनिफॉर्म फीचर थे. तो ये चीज़ें सोचने पे मजबूर करती हैं कि अलग अलग सिटीज़ दूर दूर के एरिया में बसी हुई सिटी हैं, फिर भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है. बहुत कुछ यूनिफॉर्मिटी थी, एक जैसा कल्चर, एक जैसी प्लानिंग कैसे हो सकती है. अगर एक जैसी प्लानिंग थी, इसका मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे या तो कोई ट्रेडिंग ग्रुप था, ट्रेड करने वाला, मर्चेंटाइल क्लास होगी, कोई तो ऐसा ग्रुप था, ये सोसाइटी का कोई तो ऐसा सेक्शन था जो दूर दूर बसे हुए नगरों को भी बहुत सही तरीके से मैनेज कर रहे थे. ठीक है, अब इसकी जो शेप है वो रफली ट्रायंगुलर बनती है या फिर हाफ मून. क्लियर. नाउ देखो, ये जो टॉपिक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी है. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है यहाँ से. तो अब यहाँ हमने क्या क्या कवर किया है. एक तो हम स्टेट वाइज हम इम्पॉर्टेंट आईवीसी साइट देखेंगे, साथ में कुछ कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनके फाउंडर्स का नाम भी हम साथ में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ उनका ईयर और उनकी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स. अब एक चीज़ मैं पहले बता देती हूँ, सभी साइट्स के ईयर यहाँ पे मेंशन तो हैं, लेकिन आपको सारी साइट्स के ईयर याद होना बिल्कुल टिप्स पे ये ज़रूरी नहीं है. बहुत पॉपुलर जो 6-7 नाम हैं उनके ईयर आप याद रख लो, उनके फाउंडर के नाम याद रख लो, दैट विल बी इनफ. ठीक है, फाइंडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, तो फाइंडिंग तो हम सबके ही याद करेंगे, समझ रहे हो. ईयर सबके याद रखना ज़रूरी नहीं है. तो चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडिया के नदर्न मोस्ट पार्ट से. कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से. तो वहाँ की जो साइट है उसका नाम है मांडा, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इसका एक्सकवेशन हुआ था 1976 में. ये इंडिया की नदर्न मोस्ट साइट है, आईवीसी साइट है. और यहाँ पर जो घर मिले हैं, हाउसेस मिले हैं, वो मड ब्रिक्स से बने हुए हैं, कच्ची ईंटें हैं, मड ब्रिक्स हैं. उसके बाद आ जाते हैं पंजाब. पंजाब की जो साइट है उसका नाम है रोपड़, उसे रूपनगर भी बोला जाता है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1953. यहाँ पर जो कल्चर देखा गया है वो ऐसा लगता है जैसे ट्रांजिशन हो रहा है हड़प्पा से लेटर कल्चर्स की तरफ. हड़प्पा और उसके बाद के जो कल्चर्स हैं वहाँ के भी एविडेंसेस मिलते हैं. अब देखो, इसको ऐसे समझो, एक ही जगह पे बहुत सारे कल्चर कैसे मिल सकते हैं. मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये बहुत पुराने टाइम पे बना हुआ घर है आज, है ना. तो मानते हैं पहले ये 200 साल पहले बना था, फिर इसको क्या किया, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, है ना, इसमें कुछ चेंजेस किए, और फिर दोबारा बनाइए 100 साल पहले, फिर इसमें फिर चेंजेस हुए 50 ईयर्स बैक, फिर इसमें नए चेंजेस हुए, और अब क्या हुआ, अब आपका मानना है कि नहीं नहीं, एकदम अब लेटेस्ट डिज़ाइन में इसको दोबारा से बनवाया जाएगा. कुछ आपने रिनोवेट किया, कुछ चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया, है ना, और एक नया स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे बना दिया. ठीक है, अच्छा सा. अब ये क्या है, ये प्रेजेंट में है. क्लियर. जैसा भी आपको बनाना हो वैसा बना सकते हैं आप. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर दिख रहे हैं. इसका मतलब क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कल्चर की बसावट हो सकती है एक ही जगह पे, है ना. तो जितनी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी हड़प्पा के टाइम से लेके, तो उनको क्या किया जाता है, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है. तो उस हिसाब से जो रोपड़ है, रूपनगर है पंजाब वाला, वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे हड़प्पा से लेके लेटर कल्चर्स के एविडेंसेस हैं. अब देखो, हड़प्पा के बाद कौन सा टाइम आया था, हड़प्पा के बाद आया था क्या,
वैदिक पीरियड। और राजस्थान, सॉरी, ये जो पंजाब वाला रीजन है, ये पंजाब वाला सप्त सिंधु प्रदेश में पड़ता है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हड़प्पा और उसके बाद के भी कल्चर्स के यहाँ पे रिमेन्स मिल जाएं। क्लियर। उसके बाद हरियाणा की साइट्स, हरियाणा में ये साइट सबसे इंपॉर्टेंट है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को पहले आईवीसी की लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन रीसेंट जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये मिला है कि ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है। ठीक है। अभी तक मोहनजोदाड़ो को कंसीडर किया जाता था लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन अब राखी गढ़ी लार्जेस्ट साइट है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1963। 1963 में डिस्कवर हुई। इसमें टाउन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन सील्स यहाँ से मिली हैं और बीड्स यहाँ से मिली हैं। तो पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, यहाँ पे बीड मेकिंग या बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह मिलती थी। ठीक है। उसके बाद बनावली, ये भी हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, एक पीडीएफ इसके बाद में क्लास के बाद एक पीडीएफ शेयर करूँगी आपके लिए, उसमें सिर्फ 6-7 ये हड़प्पन साइट के नाम होंगे या 10 होंगे मान लीजिए, जो साइट और उनके फाउंडर, बस उसमें ये होंगे। वो नाम कुछ जो भी उसमें 5-7 नाम होंगे, 10 नाम होंगे, वो बस एक बार रट लेना। पॉसिबिलिटी कम होती है ना, लेकिन फिर भी अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाए फाउंडर्स के साथ, तो आई डोंट वांट कि आपका वो क्वेश्चन छूटे। ठीक है। तो बनावली, उसके बाद 2 साइट और हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए, जैसे कुनाल और लोहारी राघो। तो कुनाल ये 1986 में एक्सकवेट हुई, और लोहारी राघो ये 21st सेंचुरी में ही, मतलब 2004 में एक्सकवेट हुई। कुनाल के लिए कहा जाता है कि अर्ली हड़प्पन फेज के भी यहाँ पर एविडेंसेस मिले, मतलब शुरुआती दौर जो था हड़प्पा का वो यहाँ पे मिला। मड ब्रिक्स हैं, शुरुआती दौर का होगा तो मड ब्रिक्स होंगे। ठीक है। कॉपर ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद लोहारी रागो के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया या वर्कशॉप्स मानी गई। वर्कशॉप रिलेटेड विद बीड मेकिंग। ठीक है। एंड कॉपर टूल्स। इसके बाद यूपी की जो साइट है आलमगीरपुर, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट आईवीसी साइट। यहाँ पे पॉटरीज मिली हैं और टूल्स मिले हैं। टूल्स कैसे? कॉपर के। उसके बाद राजस्थान में 3 साइट्स हैं यहाँ पे लिखी हैं, एक कालीबंगा, फिर बालाथल और ये कर्णपुरा। ठीक है। तो कालीबंगा तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्लोड फील्ड के भी एग्जाम्पल मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, और यहाँ पे जो फील्ड मिले हैं वो इस तरीके से मिले। तो ये एक एविडेंस है कि एक टाइम पर ही मल्टी क्रॉप फार्मिंग यहाँ पे हुआ करता था, एक ही टाइम पे एक क्रॉप यहाँ पर, दूसरी यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा एक सीरीज मिली है जिसमें 7 फायर आल्टर्स मिले हैं, एक ही लाइन से ऐसे 7 फायर आल्टर्स। फायर आल्टर का मतलब जैसे अग्निकुंड वगैरह, तो ऐसे सीरीज ऑफ 7 फायर आल्टर, और उनके पास एक गड्ढा मिला है जिसमें एनिमल के रिमेन्स मिले हैं, जैसे हड्डियां वगैरह ये सब। उसके बाद अर्ली टाउन प्लानिंग के एग्जाम्पल हैं बालाथल, एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन यहाँ से मिले हैं, रूरल सेटलमेंट मिली है। ठीक है। ये ध्यान रखना, रूरल सेटलमेंट है। उसके बाद कर्णपुरा, यहाँ पे हड़प्पन पॉटरी और टूल्स मिले हैं। फिर गुजरात की इंपॉर्टेंट साइट में धोलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, भगतराव, एक और आप मेंशन कर सकते हो रंगपुर। ठीक है, रंगपुर। तो धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? वाटर रिजर्वॉयर के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है धोलावीरा साइट। यूनिक टाउन प्लानिंग है इसकी, साइन बोर्ड्स मिले हैं। एक चीज़ और, ये जो सिटी थी ये 3 पार्ट्स में डिवीजन है इसका। ये जो सिटी है इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट।
देन लोथल, लोथल में डॉकयार्ड मिला है, बीड फैक्ट्री मिली है, एविडेंस ऑफ ट्रेड है, इसके अलावा राइस हस्क मिला है, मतलब चावल का भूसा मिला है, फायर आल्टर मिला है। ठीक है, तो फायर आल्टर एक हरियाणा की साइट थी। उसके बाद एक ये सॉरी, फायर आल्टर हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, एक तो राजस्थान की साइट है कालीबंगा यहाँ से, और लोथल। ठीक है, सुरकोतड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो लोथल एक बहुत बड़ा एविडेंस है, यहाँ पे शिप मॉडल भी मिला है, डॉकयार्ड भी है, तो ये माना जाता है कि ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्ट एरिया था। यहाँ से मेसोपोटामिया के लिए ट्रेड हुआ करता था, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था यहाँ से, इस रूट से, मतलब लैंड रूट से तो ट्रेड होता ही होता था, सी रूट से भी ट्रेड होता था उस टाइम पे, आईवीसी के टाइम पे। देन महाराष्ट्र की साइट है कौन सी, दायमाबाद। तो दायमाबाद जो है चैल्कोलिथिक पीरियड में भी पढ़ते हैं हम, और आईवीसी की भी साइट है। यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स किस तरह के, चैरियट बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, और यहाँ पे लेटर हड़प्पन कल्चर भी है। मतलब दायमाबाद ऐसी साइट है जहाँ से अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन, लेटर हड़प्पन, तीनों ही तरह के कल्चर यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा 1921, ठीक है, बाय दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। यहाँ से ग्रेनरीज मिली हैं हड़प्पा से, हड़प्पन सील्स मिली हैं, और प्लान्ड स्ट्रीट है। उसके साथ साथ फिर मोहनजोदाड़ो 1922, ठीक है, और इसको इसको कंप्लीशन मतलब माना जाता है 1922, तो मेन है ही 24 तक। मतलब देखो अब ये जो साइट्स है ना, ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही साल में एक्सकवेशन किया कंप्लीट हो गया, तो कोई एक साल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन वहाँ एक्सकवेशन का काम, रिसर्च लगातार चलती रहती है, तो वो टाइम रेंज बढ़ जाती है। जैसे राखी गढ़ी है, उसमें अभी तक भी एक्सकवेशन का काम चल रहा है। तो मोहनजोदाड़ो इज फेमस फॉर ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही कैपिटल रीजन माने जाते हैं, कैपिटल सिटीज ऑफ आईवीसी, ये दोनों ही। देन चन्हूदाड़ो, चन्हूदाड़ो में बीड मेकिंग सेंटर, बीड मेकिंग सेंटर, और यहाँ पे सिटाडल के एविडेंसेस नहीं मिले। सिटाडल क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। सिटाडल मतलब किलेबंदी किसी चीज़ की, दुर्ग जैसा किसी हाइट के ऊपर बनाया हुआ एरिया, ठीक है, तो ऐसे एविडेंसेस नहीं है। उसके बाद कोट दीजी, कोट दीजी अर्ली हड़प्पन कल्चर है, मतलब उसके बाद अमरी, अमरी प्री हड़प्पन, वही अर्ली हड़प्पन। अल्लाहदीनो, तो यहाँ से ज्वेलरी, हड़प्पन सील्स, वेल प्लांट हाउसेस। देखो कुछ नया कुछ अलग होगा ना, बस उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे चन्हूदड़ो को फोकस करना है मेनली, क्योंकि यहाँ पे बीड मेकिंग सेंटर था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ को फोकस करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अर्लीस्ट फार्मिंग के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, और यहाँ के जो मेजर क्रॉप थे उसमें वीट एंड बार्ले का प्रोडक्शन, इसके साथ साथ कॉटन का भी, ठीक है। ऐसा माना जाता है मेहरगढ़ के लोगों ने ही हड़प्पा के लोगों को कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल की नॉलेज ट्रांसफ़र की, ठीक है। उसके बाद बालाकोट एंड कोटबाला, ये कोस्टल ट्रेड सेंटर है बालाकोट, कोस्टल रीजन है ये, नदर्न पार्ट में जो बालाकोट है वो मत समझिएगा इसको। उसके बाद सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ पर है, जैसे थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पे है सुतका गेंडोर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सुतका गेंडोर है, यहाँ पे ये लोथल वाला रीजन। तो यहाँ से शिप्स आते थे यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये शिप्स ये पर्शियन गल्फ होते हुए, गल्फ ऑफ पर्शिया होते हुए पहुँच जाते थे मेसोपोटामिया, ठीक है।
ये है सुत का गेंडोर। इसको मकरान कोस्ट बोला जाता है, मकरान कोस्ट, ठीक है, सुत का गेंडोर को, ये है मकरान कोस्ट पे। यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन है वो स्टोन से बना हुआ है, ब्रिक्स का यूज नहीं हुआ है, स्टोन का यूज हुआ है। ये कोस्टल ट्रेड आउटपोस्ट है। उसके बाद अफगानिस्तान के दो सेंटर्स हैं, एक मुंडेगाक और दूसरा शोर्तुगई। मुंडेगाक एंड शोर्तुगई। मुंडेगाक का एक्सकवेशन हुआ 1951 में, और इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन आईवीसी एंड सेंट्रल एशिया, मतलब मध्य एशिया वाला, सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, उस रीजन के लिए लिंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद शोर्तुगई, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है, और यहाँ से एक लापिस लजूली, ये एक प्रीशियस स्टोन माना जाता था। तो वो स्टोन पूरे आईवीसी में बड़ा पॉपुलर था, लोग उससे बनी हुई ज्वेलरीज पहनते थे, ठीक है, तो वो यहाँ से मंगाया जाता था। तो ये आईवीसी का इम्पोर्टेंट सेंटर था शोर्तुगई, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे आईवीसी के मेजर फीचर। देखो, तो इसके लिए ये समझना है हमें कि किसी भी एरिया को आप सिविलाइज्ड कहोगे या किसी भी सेटलमेंट को सिविलाइजेशन कहोगे, सो इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ फीचर बहुत ही शानदार होंगे, है ना, वेल डेवलप्ड होंगे, प्लान्ड होंगे। तो वो कौन कौन से फीचर हैं, तो अभी हम उन फीचर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो उन फीचर में आ जाएगा एक टाउन प्लानिंग। तो आईवीसी के जो टाउन्स हुआ करते थे, उन टाउन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। तो एक ये वाला एरिया हो गया, ईस्ट साइड में हो गया तो इसको ईस्टर्न टाउन बोलते थे। ये वेस्ट में हो गया तो इसको वेस्टर्न टाउन बोलते थे, ठीक है। अब ये जो वेस्ट वाला रीजन होता था, इसके लिए क्या करते थे, एक हाई पोडियम बनाया जाता था, मतलब एक चबूतरा जैसा ऊंचा उठा के इसको बना देते थे और फिर इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाते थे, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर ऐसे बिल्डिंग बना दी। ये वाला जो रीजन था, ये कंपैरेटिवली कैसा था, लोअर सेक्शन था, मतलब निचला क्षेत्र या निचला नगर बोलते हैं इसको, और यहाँ पे छोटे छोटे घर होते थे, ठीक है। तो ये हो गया ईस्टर्न टाउन, और इसे लोअर टाउन भी बोलते हैं। ये हो गया वेस्टर्न टाउन, और इसे अपर टाउन भी बोलते हैं। और क्योंकि ये एक हाइट पे बना हुआ है, इसीलिए इसको सिटाडल भी बोला जाता था। सिटाडल, दुर्ग जैसा दिखाई देता था, ये ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग जैसा दिखता था। ये जो लोअर एरिया टाउन था, यहाँ पे स्मॉल हाउसेस, यूनिफॉर्म हाउसेस होते थे, ठीक है। और ये वाला जो रीजन होता था, यहाँ पे लार्ज कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हैं। वो कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी रही हो, ऐसा लगता है जैसे कम्युनिटी सेंटर्स भी वहाँ पे हों, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वहाँ पे रहे हों, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जैसा लगता है, क्लियर। तो ये इसकी खूबी थी कि सिटीज डिवाइडेड थी, सिटाडल में और लोअर टाउन में। सिटाडल पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव या रिचुअल फंक्शंस के लिए यूज होने वाला एरिया लगता है, और लोअर टाउन लगता है जैसे रेसिडेंशियल एरिया हो। हाउसेस भी बहुत यूनिफॉर्म होते थे, मतलब हाउसेस जो बने हुए थे उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, एक दूसरे से मिलता हुआ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। तो बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, और जो स्टैंडर्ड रेशियो होता था ब्रिक्स के लिए वो ये होता था। आज भी यही स्टैंडर्ड रेशियो यूज होता है। उसके बाद मल्टी रूम्ड कोर्टयार्ड होता है, जैसे खुला आंगन जिसे बोलते हैं, वो हो गया कोर्टयार्ड, ठीक है। तो आपने ज्यादातर घरों में देखा होगा, ये कोर्टयार्ड, ओपन कोर्टयार्ड हो गया, और इसके चारों तरफ रूम बनाए जाते थे, ऐसे एक बरामदा छोड़ दिया जाता था और फिर उसमें ऐसे रूम बनाए जाते थे, ठीक है, इस तरीके। ये ओपन कोर्टयार्ड हो गया। तो हाउसेस बेक्ड ब्रिक से बनते थे, मल्टी रूम्ड विद कोर्टयार्ड, प्राइवेट बाथरूम्स होते थे, वेल्स होते थे। उसके बाद एडवांस्ड ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम का यूज किया गया। उसके बाद सोसाइटी कैसी थी आईवीसी के, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हालांकि अब आर्किटेक्चर वाला पार्ट आएगा आगे, तो उसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे स्ट्रीट्स और उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके बारे में, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पे भी आप कवर कर सकते हो कि ये जो हाउसेस बनाए हैं, जो है ना सेक्शन है, डिवीजन है, तो यहाँ पे जो सड़कें बनाई जाती थी वो कैसी होती थी, एक दूसरे को ऐसे रेक्टेंगुलर पर क्रॉस करती थी, ठीक है। और जो वेस्ट वाटर होता था उसको सिटी से बाहर करने के लिए क्या किया जाता था,
कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने यूज़ किया ताकि सैनिटेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। इसके बाद सोसाइटी, तो आईवीसी की जो सोसाइटी है उसको हाईली अर्बनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड सोसाइटी कहा जाता है। हाईली अर्बनाइज्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके के सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन है, जैसे कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम हो गया, अब इतने वास्ट लेवल पे ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड है तो उसको मैनेज करने के लिए कोई सिविक अथॉरिटी भी होगी, राइट? इतना बड़े लेवल पर स्ट्रीट्स हैं, है ना, ग्रिड पैटर्न में सड़कें हैं, है ना, रोड्स हैं, तो उनको भी मैनेज करने के लिए कोई अथॉरिटी रही होगी। यूनिफॉर्म हाउसेज हैं तो उसके लिए भी कोई अथॉरिटी रही होगी। तो एक अर्बन कल्चर दिखाई देता है हाई लेवल पे। प्रेजेंट टाइम में सिटी के नाम पे आपको बहुत सारे ऐसे सिटीज़ मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो इतनी प्लान्ड है? वहाँ पे सैनिटेशन वगैरह हर चीज़ का बंदोबस्त पूरा दिखाई देता है आपको प्रेजेंट डे में? तो आज भी बड़े बड़े नगर फेल हैं उस चीज़ के लिए। जो फीचर आईवीसी के थे वो अभी भी देखने को नहीं मिलते, ठीक है? तो आईवीसी के पैटर्न पे आप पौंडीचेरी देख सकते हो, जयपुर देख सकते हो, सॉरी चंडीगढ़ देख सकते हो, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, तो ये प्लान्ड सिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ के जो लोग थे वो कलेक्टिव लाइफ पर ज़्यादा एम्फोसिस करते थे रादर देन द इंडिविजुअल पावर। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। एब्सेंस ऑफ यहाँ पे किंग, पैलेस और मोन्यूमेंटल टॉम्ब, टेम्पल, किसी भी तरीके के रिलीजियस प्लेस है ना, वो एब्सेंट हैं, नहीं है। वो ना किंग के एविडेंस मिलते हैं, ना इस तरीके के टेम्पल्स या किसी टॉम, मतलब टॉम का मतलब कोई भी ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन, कोई मॉन्यूमेंट बिल्डिंग नहीं मिलती, ठीक है? उसके बाद आईवीसी के लोगों ने मिलिट्री वाइज भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना के रखा था। मेनली इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। अगर मिलिट्री के एविडेंसेस होते, हथियार ज़्यादा मिलते, टूल्स से ज़्यादा अगर वेपन्स मिलते, तो मान लेते कि शायद मिलिट्री भी थी उनके पास, और मिलिट्री होती इसका मतलब मिलिट्री का इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया गया है, कोई रूल करने वाले होंगे, कोई कोई रूलिंग क्लास रही होगी। तो अब आप सोचो, उनको क्यों ना कहा जाए हाईली अर्बनाइज्ड, है ना? डिसिप्लिन्ड कैसे ना कहा जाए? बिना लॉ एंड ऑर्डर, बिना रूलर, बिना मिलिट्री, जो अपने आप ही अपने आप को मैनेज कर ले, ठीक है? तो ऐसे लोगों को तो मोस्ट डिसिप्लिन्ड, हाईली डिसिप्लिन्ड लोग ही कहा जाएगा। देन इकोनॉमी ऑफ आईवीसी, तो जो इकोनॉमी थी उसे ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी इसे कहा जाता है क्योंकि अर्बन कल्चर था तो ट्रेड तो होगा ही होगा। अलॉन्ग विद द ट्रेड सम अदर फीचर्स वर ऑल्सो देयर, जो कि उसकी रीढ़ माने जाते हैं, बैकबोन माने जाते हैं, सच इज द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है? ज़्यादातर जो रिवर फ्लड प्लेन्स एरिया हुआ करते थे वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाती थी, और मेजर जो क्रॉप थी उसमें वीट, बार्ले, राइस। अब राइस के एविडेंस कहाँ कहाँ से हैं? इधर लोथल से भी, रंगपुर से भी, और नॉर्थ इंडिया की एक और साइट है वहाँ से। उसके बाद कॉटन यहाँ पे होता था, डेट्स एंड पीस, तो ये मेजर क्रॉप्स हुआ करती थी। तो एक बार फिर से पढ़ लो, वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, डेट्स, पीस, ठीक है? अब ये एक नोट पॉइंट है, एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड एट कालीबंगा। तो कालीबंगा में प्लोड फील्ड के एग्जाम्पल मिले हैं, ठीक है? और ये जो प्लोड फील्ड होते थे तो इनके बारे में अभी बताया। ऐसा लगता है कि मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न भी यहाँ पे हुआ करता था, एक साथ एक से ज़्यादा फसलें उगाते थे, ठीक है? देन एनिमल हस्बेंड्री, तो पशुपालन या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो था, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए था। पहले आईवीसी के टाइम पे भी था, आज भी ये एक सपोर्टिव एक प्रैक्टिस है, ठीक है? उसमें क्या क्या आ जाएगा? कैटल, बफेलो, शीप, गॉट एंड पिग, ये मेजर थे, ठीक? उसमें अब एनिमल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट, तो एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी के लिए एंड ट्रांसपोर्ट, तीनों के लिए ही एनिमल को यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मेंशन किया है हॉर्स के बारे में। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि हॉर्स से अवेयर थे वो लोग, उसको सही नहीं मानना क्योंकि डिबेटेड है, ठीक है? इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है कि इट्स प्रेजेंस आर्कियोलॉजिकली डिबेटेड, क्योंकि जो एक स्केल्टन मिला था जिस पे रिसर्च हुई थी, एनसीईआरटी ने भी उसको हॉर्स में भी उसमें आपको हॉर्स वर्ड लिखा मिल जाएगा, लेकिन वो
हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर है वो अभी तक डिबेटेड है, उसको हॉर्स एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वो स्टेटमेंट को आप उसी हिसाब से ध्यान रखना, हॉर्स नहीं मानना है आपको करेक्ट, ठीक है। देन क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज। सो अब आईवीसी के लोग अर्बन कल्चर था, साथ में आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे वो लोग, मेटलर्जी की नॉलेज उनको बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे, हाईली स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट इकॉनमी थी। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे बीड मेकिंग, बीड मेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, चन्हू, हरियाणा की भी एक साइट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, लोहारी रागो। उसके बाद पॉटरीज, देन वीविंग, मेटल वर्किंग, शेल एंड आइवरी वर्क, ठीक है। शेल एंड आइवरी, हाथी दांत से भी, जैसे कभी कभी ज्वेलरी में भी यूज़ करते थे, एमुलेट्स वगैरह बनाते थे, ताबीज वगैरह, साथ साथ में डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते थे, बैंगल्स भी बनाते थे उनसे। उसके बाद मेटल का यूज़, कौन कौन सी मेटल यूज़ होती थी, कॉपर यूज़ होती थी, ब्रॉन्ज यूज़ होती थी, गोल्ड, सिल्वर, है ना, लेकिन आयरन नहीं था। तो यहाँ पे ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखना, नो आयरन टेक्नोलॉजी, आईवीसी में आयरन नहीं है। इवन जब वैदिक पढ़ेंगे आईवीसी के बाद, तो वैदिक में भी लेटर वैदिक फेज जो है, लेटर वैदिक फेज, उसे आयरन एज माना जाता है, ठीक है। तो आईवीसी में आयरन टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड इंटरनल ट्रेड भी था, एक्सटर्नल ट्रेड भी था। इंटरनल ट्रेड मतलब बिटवीन सिटीज, उसके लिए लैंड रूट्स भी फॉलो किए जाते थे और रिवर्स का भी यूज़ किया जाता था। लैंड रूट्स के लिए बुलक कार्ट्स यूज़ होती थी। एक्सटर्नल ट्रेड मेनली मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये वाला रीजन। और मेसोपोटामिया के लिए मतलब एक वर्ड यूज़ होता है मेलुहा, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, कौन सी सिविलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मेलुहा के लोग। तो जो है मेसोपोटामिया ट्रेड करते थे किसके साथ, ठीक है। ये कई बार आ जाता है, मेलुहा टर्म आ जाती है कई बार, तो बताओ मेलुहा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अफगानिस्तान वाला रीजन, ये तो आईवीसी की ही साइड थी, ठीक है। इसके बाद ईरान वाला रीजन। उसके बाद एविडेंसेस, हम कैसे कह सकते हैं कि आईवीसी के जो लोग थे वो एक्सटर्नल ट्रेड या जो बाहर का जो ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो किससे ट्रेड कर रहे हैं, मेलुहा के लोगों से ट्रेड करते हैं। और मेलुहा जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ होती थी, ये आईवीसी के लोगों के लिए, आईवीसी और उसके रीजन के लिए इस्तेमाल होती थी, ठीक है। एविडेंसेस में इसके क्या क्या आ जाएगा कि मेसोपोटामिया में कुछ हड़प्पन सील्स मिली हैं, इनके बेसिस पे ये कहा जाता है कि मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में ट्रेड कनेक्शंस थे। उसके बाद मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में भी इस चीज़ का जिक्र है, और लोथल में डॉकयार्ड का मिलना इस चीज़ को प्रूव करता है ना, कि इंडिया और मेसोपोटामिया मतलब आईवीसी मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड कनेक्शंस थे। देन ट्रेड मैकेनिज्म, अब ट्रेड किस बेसिस पे किया जाता था, क्या कोई करेंसी हुआ करती थी, किस बेस पर ट्रेड होता था, तो ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम पर बेस्ड। और कुछ हड़प्पन सील्स को भी यूज़ किया जाता था, लेकिन जो हड़प्पन सील्स यूज़ होती थी वो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती थी, या ऑनरशिप मार्क हुआ करता था, वो ऑनरशिप मार्क हुआ करता था। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर यूज़ किए जाते थे, जो कि बाइनरी और डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड हुआ करते थे। मल्टीपल ऑफ 16, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 16, जैसे 16 आने बोलते हैं ना, 16 आना, उसके बाद उसको मल्टीपल करते हुए चले जाओ, ऐसे। तो स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, तो इस तरीके की ये वेट्स हैं, जैसे हम बोलते हैं बाट बोलते हैं अलग अलग वजन के, वो। उसके बाद सील्स, हड़प्पन सील्स, तो मेनली जो सील्स थी हड़प्पा की वो स्क्वायर हुआ करती थी, स्टेटाइट स्टोन की बनी होती थी।
स्टीएटाइट का मतलब होता है सेल खड़ी पत्थर, ठीक है, सेल खड़ी। तो मान लीजिए सेल खड़ी लिखा आ जाए या स्टीएटाइट लिखा हुआ आ जाए, तो ये हड़प्पन सील्स स्टीएटाइट स्टोन से बनी होती थी, स्क्वायर होते थे, लेकिन कुछ सम ऑफ देम कैसी थी, रेक्टेंगुलर भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हड़प्पन सील्स होती थी, इनके ऊपर किस चीज़ को डिपिक्ट किया जाता था, डिपिक्शन किस चीज़ का होता था, तो एनिमल्स का डिपिक्शन होता था, मेनली यूनिकॉर्न और बुल, ये बहुत ही सेक्रेड एनिमल माने गए हैं, इनका डिपिक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और बुल भी कौन सा, हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला बैल, हम्प्ड बुल, इसका डिपिक्शन बहुत ज़्यादा, यूनिकॉर्न को बहुत सेक्रेड एनिमल माना गया है। और साथ में कुछ इंस्क्रिप्शंस भी बनाए जाते थे इस पे, कुछ इंस्क्रिप्शंस भी होते थे। इसके बाद फंक्शंस, सील्स के फंक्शन क्या होते थे, ये ट्रेड में यूज़ होता था, और कभी कभी ऐसा लगता है कि रिलीजियसली भी इसको यूज़ किया जाता था एज अ सिंबल। एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी भी हो सकती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट का अलग लोगो होता है, राइट। तो उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी भी हो सकता है, रिलीजियस यूज़ भी होता था, ट्रेड भी हो सकता था। अब रिलीजियस सिंबलिज्म हम क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वर्ड, क्योंकि पशुपति सील जो है, तो उसमें जो पशुपति हैं उनको माना जाता है प्रोटो शिवा, और उनके आसपास कुछ एनिमल्स का डिपिक्शन भी है। तो वो जो सील है उसको क्या माना जा रहा है, ये रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स हो गया, विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एंड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम विद इंस्पेक्शन होल्स, ठीक है। तो ये टाउन प्लानिंग में आ गया। बाकी जो सिटीज़ के डिवीजन थे वो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक दो फीचर जो यहाँ रह गए थे वो हमने यहाँ कवर कर लिए। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो सिटीज़ थी उनका एलिवेशन इस तरीके से, मतलब एलिवेशन का ध्यान रखा जाता था ड्रेनेज सिस्टम के टाइम पे, इस तरीके से सेट किया जाता था एलिवेशन कि पूरे शहर का, पूरी सिटी का जो वेस्ट वाटर है वो एक पाथ से ऐसे फिर पूरी सिटी से ऐसे बाहर रखा जा सके, और बाद में उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको जैसे अभी फिल्टर की व्यवस्था होती है ना रीयूज़ करने के लिए, तो इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरीके का भी पैटर्न यूज़ किया जाता था, वेस्ट वाटर को भी उसको ट्रीट करके उसका सम अदर यूज़, ऐसा कुछ कहा जाता है, इस तरीके के भी ऐसे माना जाता है कि वो लोग वाटर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं, तो पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से मिला है, जिसका डायमेंशन क्या है, 12 मीटर, रेक्टेंगुलर है ये, ठीक है। तो 12 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर इसकी डेप्थ। उसी तरीके से ग्रेनरीज मिली हैं, ग्रेनरीज मतलब एक तरीके से फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, ये उनका पर्पस होता था, फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए। ये दो ग्रेनरी हैं, एक मोहनजोदाड़ो में मिली है जिसमें 27 ब्लॉक्स हैं, और एक मिली है हड़प्पा में। तो जो मोहनजोदाड़ो वाली है उसे द ग्रेट ग्रेनरी कहा जाता है, द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। और एक हड़प्पा की ग्रेनरी है, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें आमने सामने ऐसे 6 रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, 2 रोज हैं, मतलब 2 लाइनों में 6 कमरे बने हुए हैं, और बीच में एक ऐसे गैलरी है, और इसमें प्रॉपर जो है सनलाइट आना, एयर के लिए भी, तो ताकि इनमें नमी ना जाए और जो फूड ग्रेन है वो ख़राब ना हो। उसके बाद असेंबली हॉल मिला है, ये मोहनजोदाड़ो से ही। एक 2 स्टोरी बिल्डिंग भी मिली है यहाँ से, मोहनजोदाड़ो से ही, क्लियर। इसके बाद स्कल्पचर में, स्कल्पचर जो था उसमें स्टोन के भी स्कल्पचर हैं, ब्रॉन्ज मतलब मेटल के स्कल्पचर भी हैं, और टेराकोटा के भी स्कल्पचर बनाए जाते थे। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, ठीक है, स्कल्पचर आर्ट मतलब मूर्ति कला। तो स्टोन के जो स्कल्पचर हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रीस्ट किंग स्टैच्यू, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो कोई अथॉरिटी होंगे या एलीट क्लास के पर्सन होंगे। उसके बाद ब्रॉन्ज से बनी है डांसिंग गर्ल,
की इमेज जो कि लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई है। मतलब क्या किया जाता है कि एक पहले मोम से वैक्स से एक जैसे इमेज बना ली जाए, उसके ऊपर पूरा अच्छे से डिपिक्शन कर दिया जाए, आईज नोज और पूरा जो बनाना है, जो इमेज देनी है वही। उसके बाद उसके ऊपर क्ले की कोटिंग होती थी, और फिर जब वो क्ले एकदम जब ड्राई हो जाती थी तब क्या करते थे, उसको ऐसे आग पे रख के थोड़ा सा और मोम को पिघला देते थे। अब मोम पिघल गया, लेकिन वो जो क्ले से आपने कोटिंग की थी उससे एक सांचा बन जाता है, उसमें फिर मेटल को पूरा मेल्ट करके उसमें भर दिया जाता, और जब वो मेटल ड्राई हो जाती, जब वो हार्ड हो जाती, तब उस क्ले को ऊपर से हटा दिया जाता। ठीक है, तो इस टेक्निक से वो मेटल की भी इमेजेस या स्कल्पचर बनाते थे। इसके अलावा टेराकोटा इमेजेस भी मिली हैं, और टेराकोटा इमेजेस में एनिमल्स और मदर गोडेस ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो स्टोन के जो प्रीस्ट किंग हैं वो डांसिंग गर्ल है, ये दोनों ही मिले हैं कहाँ से, ये मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा टेराकोटा के जो आइटम, जो ये जो स्कल्पचर है ना, इमेजेस हैं, ये लगभग सभी साइट्स से मिले हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइट्स दे फाउंड फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द साइट्स। इसके अलावा एक चीज़ और, 2 रेड मेल टोर्सो मिले हैं। मेल टोर्सो का मतलब क्या होता है, धड़ मिले हैं मेल के। ठीक है, रेड हैं वो, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया, यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से, बस ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, मेल टोर्सो मिले हैं, 2 हैं ये। अब ये रेड है, तो ये किससे बना हुआ है, ये रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और ये दोनों मेल टोर्सो कहाँ से मिले हैं, दे आर फाउंड फ्रॉम हड़प्पा सिटी, हड़प्पा सिटी से मिले हैं ये। ऐसे ही प्रीस्ट किंग और डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है मोहनजोदाड़ो से। फिर पॉटरी कल्चर हड़प्पा का बहुत एक्सीलेंट था, अब ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और ये पॉटरीज हैं, इनके ऊपर इतने सब ड्राइंग की हुई हैं। इसको रेड एंड ब्लैक पॉटरी कहा जाता है। रेड कलर की पॉटरी है और ब्लैक कलर से ड्राइंग की गई है, रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइंस, इसीलिए इसको रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर भी बोला जाता है। इसके बाद मोटिव्स, जैसे इस पे किस तरीके के डिजाइन्स किए जाते थे, तो जियोमेट्रिक पैटर्न मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स भी। इसके बाद स्क्रिप्ट्स, हड़प्पन स्क्रिप्ट, तो अभी तक मोर देन 417 सिंबल्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, और हड़प्पन स्क्रिप्ट की खास बात ये है कि ये पिक्टोग्राफिक है। ठीक है, और इट इज रिटन मोस्टली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब कैसे लिखा जाता है, जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाएगा, फिर अगली लाइन लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी, फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से लिखा जाता है हड़प्पन में। इसे बोस्त्रोफेदन कहा जाता है। अभी तक अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड होने के पीछे रीज़न ये है कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए। तो ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो थी एक एलीट क्लास ही यूज़ करती थी, बहुत लिमिटेड लेवल पे इसका यूज़ होता था, इसीलिए इसमें चेंजेस भी नहीं हुए ज़्यादा। ठीक है, इट सजेस्ट लिमिटेड लिटरेसी लाइकली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड। देन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, आईवीसी के जो लोग थे वो नेचर वर्शिपर थे, तो सिंपल और नेचर सेंट्रिक रिलीजन में बिलीव करते थे। किसी तरीके के टेम्पल कंस्ट्रक्शन के एविडेंसेस नहीं हैं। रिलीजन वॉज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द फर्टिलिटी, नेचर फोर्सेस एंड डेली लाइफ। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे नेचर की ही पूजा कर रहे हैं, और जो उनकी डेली लाइफ में जैसे एनिमल्स उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, है ना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो उसी तरीके की हड़प्पन सील्स पे भी डिपिक्शन देखने को मिलता है। जैसे पशुपति सील में भी क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फिर जो और भी सील्स हैं उस पर आप देखते हो बुल है, तो बुल का यूज़ किस लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है,
तो प्रोडक्टिविटी का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है बुल। तो मेनली नेचर सेंट्रिक अप्रोच थी उनकी। उसके बाद आईवीसी के जो लोग थे वो एमुलेट्स पहनते थे, चार्म्स एंड एमुलेट्स, मतलब ताबीज़ वगैरह पहनते थे। तो ये एक स्पेशल यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ पे रखी है। इसमें देखो ये एक शिप है, ये एक शिप है, ठीक है। इसके ऊपर दो बर्ड दिखाई दे रही होंगे। तो ये शिप के साथ बर्ड का कॉम्बिनेशन, ये इस बात को प्रूव करता है कि आईवीसी के जो लोग थे एक तो आउटसाइड ट्रेड में इन्वॉल्व थे और बर्ड का यूज़ करते थे फॉर नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन पर्पस के लिए दे यूज्ड बर्ड्स। उसके बाद एमुलेट का यूज़ करते थे वो वर्डिंग ऑफ इवल्स, बुरी चीज़ों को, बुरी नज़र को दूर रखने के लिए। और इससे ये पता चलता है कि सुपर नेचुरल फोर्सेस में भी वो बिलीव करते थे। और जो बरियल साइट हैं वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, लाइफ आफ्टर डेथ की भी। जो बरियल साइट आगे हम पढ़ेंगे, लाइफ आफ्टर डेथ, तो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल फोर्सेज हो गए, लाइफ आफ्टर डेथ हो गए, इनमें बिलीव रखते थे वो लोग। अब मेजर फॉर्म ऑफ वर्शिप, मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, जैसे मदर गोडेस की पूजा बहुत करते थे। मदर गोडेस की इमेजेस बहुत ज़्यादा थी तो फर्टिलिटी कल्ट की वर्शिप करते थे। उसी तरीके से पशुपति सील मिली है मोहनजोदाड़ो से, तो उससे पता चलता है कि वो, जैसे पशुपति कौन है, ये प्रोटो शिवा माने गए हैं, कंसिडर्ड एज प्रोटो शिवा, जो कि एनिमल से घिरे हुए हैं। तो पशुपति, तो पशुपतिनाथ मंदिर अभी भी है ना। तो पशुपति जो हैं वो एक तरीके से प्रोटेक्टर ऑफ द एनिमल्स भी कंसीडर किया गया है। योगिक पोस्चर में बैठे हैं, ये पशुपति बैठे हुए हैं और ये एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, है ना, ये बफेलो, ये राइनो, और ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है ऊपर। और ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के सामने ये कौन है, ये डियर। उसके बाद एनिमल वर्शिप में मेनली बुल एंड यूनिकॉर्न, दे वर कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेक्रेड एनिमल्स। ट्री वर्शिप होती थी जिसमें पीपल ट्री का बार बार डिपिक्शन देखने को मिलता है। उसके साथ फायर वर्शिप, तो फायर अल्टर्स एट कालीबंगा, लोथल। फिर बरियल प्रैक्टिसेस एंड आफ्टर लाइफ बिलीफ। सो बरियल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, ठीक है। तो बरियल साइट्स जो हैं, जैसे एच ग्रेवयार्ड हो गया हड़प्पा का, ठीक है। तो वहाँ से बरियल साइट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे यूजफुल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, जैसे ज्वेलरी, है ना, और क्लोथ्स, वेपन्स, टूल्स, ये सब। तो ऐसा माना जाता है कि ज़रूरत की चीज़ें डेड पर्सन के साथ ही बरी कर दी जाती थी, दफना दी जाती थी। उसके बाद टाइप ऑफ बरियल्स, तो कंप्लीट बरियल, पूरी डेड बॉडी को एक साथ जो है दफना देना। उसके बाद पार्शियल बरियल होता था और सिंबॉलिक बरियल हुआ करता था, या फ्रैक्शनल बरियल भी हम कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे एक डेड बॉडी है, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, अब उसको क्या करते थे कि किसी फॉरेस्ट या किसी ऐसे रीजन में बाहर उसको रख देते थे, कहीं पे ऐसे बांध भी देते थे उसको। तो माना जाता था कि वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर, तो नेचर के चाहे वो एनिमल्स हों, बर्ड्स, वो उसको खा लेंगे डेड बॉडी को। फिर जो उसका ढांचा बच जाएगा, स्केल्टन बच जाएंगे, उसको बरी किया जाता था, ठीक है। तो उसको फ्रैक्शनल बरियल में भी काउंट किया जाता है, पार्शियल बरियल में भी काउंट किया जाता है। और कभी कभी ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि उसको जैसे दाह संस्कार करते हैं तो इस तरीके से उसका दाह संस्कार करना, उसके बाद जो भी रिमेन्स हो गए उनके, है ना, उनको किसी एक पॉट में भर के और फिर उसको घर में ही दफना दिया जाता था, घर के आसपास वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद ग्रेव गुड्स, तो पॉटरीज, ऑर्नामेंट्स, ये सब मिले हैं। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है कि आईवीसी का डिक्लाइन। तो जैसे कि हमने डिस्कस की कि 1800 से लेके 1500 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो लेटर आईवीसी माना जाता है, लेटर हड़प्पन पीरियड। तो ये टाइम पीरियड था जब धीरे धीरे आईवीसी की जो जो अच्छे फीचर थे ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो गए, ठीक है। और 1500 में तो फिर 1500 से 1000 बीसी तक तो एक नया ही कल्चर शुरू हो जाता है, जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं।
ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पे डिक्लाइन हुआ और इधर 1500 के बाद एक न्यू कल्चर इमर्ज हुआ, ऋग्वैदिक। तो थियरी ऑफ डिक्लाइन, मेन प्रोपोनेंट और की आइडियाज। अब देखो यहाँ पे ऐसे 7-8 थियरी मैंने यहाँ पे रखी, प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, लेकिन सबके सब पूरे याद हो जाएं ये बर्डन नहीं लेना। इसमें से 3-4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी तरफ ध्यान देना। जैसे आर्यन का इन्वेजन, आर्यंस इन्वेजन थ्योरी, ये मोर्टिमर व्हीलर, ठीक है, तो ये एक याद रखनी है। इन्होंने कहा कि आर्यंस ने इन्वेजन किया और आईवीसी के लोग तो जो है मिलिट्री उन्होंने तैयार नहीं कर रखी थी, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, तो इस वजह से क्या हुआ, वो डिक्लाइन कर गए। और मोहनजोदाड़ो जो सिटी थी उसकी सड़कों पर ऐसे बिखरे हुए स्केल्टन्स मिले, सड़कों पर बिखरे हुए स्केल्टन्स। तो ये माना गया कि जो नगर वाले इतने प्लान्ड वे में रहते थे वो इस तरीके से बरियल साइट तो नहीं बने, जिन्होंने बरियल साइट के लिए भी इतना ऑर्गेनाइज्ड कर रखा था सब कुछ, वहाँ पे स्केल्टन्स बिखरे हुए मिलना, इसका मतलब कोई ना कोई अटैक हुआ उनके ऊपर। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो गया और रिवर शिफ्टिंग, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों मतलब क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, रिवर शिफ्ट हो गई इस वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, या क्लाइमेट चेंज हुआ इस वजह से रिवर शिफ्ट हुआ। तो ये दोनों ही किसके हैं, ये आरएल रेकेज, ठीक है। इन्होंने कहा कि डिक्रीज ऑफ रेनफॉल और ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती घग्गर रिवर, जिसकी वजह से जो सेटलमेंट्स थी उन पे बहुत ज़्यादा, उनकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, और इकॉनमी डिक्लाइन हुई तो धीरे धीरे कल्चर डिक्लाइन हो गया। उसके बाद कहा गया कि अर्थक्वेक या टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हुई। अगेन इन्हीं की थ्योरी है ये भी। रॉबर्ट एल रेकेज और डी के चक्रवर्ती, तो अर्थक्वेक वाली थ्योरी है इनकी, तो इन्होंने ही 3 थ्योरी दी है ये एक ही पर्सन ने। उसके बाद एपिडेमिक या डिजीज, ये अब इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है जब से कोरोना आया तब से, ठीक है। तो KUR केनेडी, इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बीमारी फैल गई होगी, कोई डिजीज़ या कोई ऐसी एपिडेमिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी। उसके बाद इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ होगा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा कि रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया गया होगा जिस वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब लगती नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है ये थियरी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन वाली, ठीक है। देन इकोनॉमिक डिक्लाइन, लेकिन देखो ये नई थियरीज हैं, नई नई इन द सेंस कि इनकी तरफ नया नया ध्यान जाने लगा है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, और कोरोना रिसेंटली गया, तो इसीलिए कुछ इन ऐसी इस टाइप की थियरीज की तरफ ध्यान जाने लगा है, ठीक है। अदरवाइज पहले तो सिर्फ पूछते थे रिवर शिफ्टिंग और आर्यंस का इन्वेजन, ये पूछते थे, तो अब ये थोड़ा सा इनकी तरफ, इनको भी पढ़ लेना। इकोनॉमिक डिक्लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड कोलैप्स हुआ, जैसा हमने कहा अर्बन सिविलाइजेशन में इजिप्ट, मेसोपोटामिया और आईवीसी तीनों अर्बन थे, तीनों कनेक्टेड थे एक दूसरे से, तो ऐसा माना गया कि तीनों का मेच्योर फेज भी एक ही टाइम पर देखने को मिलता है, और तीनों ही लगभग थोड़े थोड़े टाइम के गैप में तीनों ही डिक्लाइन हो गई। तो कहीं ना कहीं तीनों का जो लिंक था वो ट्रेड था, और ट्रेड डिक्लाइन हुआ तो तीनों ही डिक्लाइन हो गए। शिरीन रत्नाकर की थियरी है ये, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया, उसकी वजह से इकोनॉमी वीक हो गई। देन मल्टीपल कॉजेज थियरी, ये जिम एस शफेर, सो उन्होंने कहा कि कोई एक सिंगल कॉज नहीं हो सकता इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ था और बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स ने रोल प्ले किया। देन इंटरनल डिके और अर्बन ब्रेकडाउन, तो गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी है ये, और वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर या सोशल डिसइंटीग्रेशन की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आईवीसी का जो हम प्लानिंग देखते हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं, तो उससे लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा कॉज रहा होगा। तो सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, थियरीज दी, ठीक है। तो ये हमने डिक्लाइन भी उसका पढ़ लिया। तो मेजर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कोशिश की है कवर करने की। पशुपति सील पे कौन कौन से एनिमल का डिपिक्शन है, वो वहाँ पे जो इमेज बनी हुई है इसको ध्यान से देखना। राइनोसेरस है, बफेलो है, टाइगर है और
एलिफेंट है, तो कभी पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा एक एनिमल जो है वो पशुपति सील पे डिपिक्टेड नहीं है, इस तरीके का बन जाए। या कभी ये पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि 2 रेड मेल टोर्सोस फाउंड फ्रॉम, और फिर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो, ऐसे कुछ ऑप्शंस दे दिए। तो जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ये ध्यान रखना। लोथल वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी, ठीक है। तो जो फैक्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं उनको अभी क्लास के साथ साथ सब याद कर लेना, तुरंत तुरंत याद कर लेना, बिल्कुल टू द पॉइंट। देखो अब हम वही टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत है, और किसी भी टॉपिक में भी हम सिर्फ वही एरिया कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम इसे नहीं पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को टू द पॉइंट पढ़ना है बस, बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक, ठीक है। चलिए, सो कवर हो गया है आपका, ये आईवीसी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड दोनों का कंबाइन होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।